नमस्कार, आदाब, मैं शहजाद से स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। लोकल चुनाव में अरुणाचल और महाराष्ट्र में बीजेपी का जलवा, पंजाब में फेल, गोवा में क्या होगा? यूपी विधानसभा में योगी ने किसे सुनाया? कहा दो नमूने देश में, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। आज की दूसरी खबर यह है कि दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने से दिहाड़ी मजदूर बेरोजगारी और भूख से परेशान, सरकार से की अपील। वहीं हिजाब विवाद के बीच आज पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। 20 मिनट चली मीटिंग, क्या हरकत के लिए मांगेंगे माफी? सब टॉपिक पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद अहमद। शायद आपका खैर मकदम। शायद सबसे पहली खबर ये है कि बीजेपी के केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी का राज्य के विधानसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि स्थानीय चुनाव में भी प्रदर्शन बढ़ आ रहा है। पार्टी ने महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। अब गोवा की बारी और देखना होगा कि राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी यहां पर कैसे प्रदर्शन करती है। पार्टी स्थानीय चुनाव में भी मिली जीत का जमकर जश्न मना रही है और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीत की बधाई पार्टी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में इन दिनों स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में भी यहां सत्तारूढ़ बीजेपी ने % जीत हासिल करते हुए अपना रुतबा बनाए रखा है। बीजेपी ने 15 दिसंबर को जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव में बहुमत हासिल किया है। राजधानी ईटानगर के नगर निगम में भी पार्टी ने 20 में से 14 वार्ड जीतकर अपनी निर्णायक जीत दर्ज कराई है। साथ ही विपक्षी कांग्रेस का हाल ऐसा रहा कि ईटानगर में खाता भी नहीं खुल सका। अरुणाचल प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। सत्तारूढ़ महायुति ने महाराष्ट्र के नगर परिषदों और नगर पंचायतों में रिकॉर्ड तोड़ जीत अपनाई है। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन क्या, इसको लेकर के हमने देखा कि कल से बीजेपी की तरफ से बयानों का सिलसिला जारी है और बयान के तहत ये भी कई बार ये कहा जा रहा है, कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद इस जीत के बाद बीजेपी जो अपने सहयोगी दल है वहाँ पे, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों या फिर अजीत पवार हों, उनको वो अहम चीज़ें नहीं देगी, उतना महत्व नहीं देगी जितना अभी दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो बयान सामने आता है उसमें ये कहा गया है कि इस जीत में वहाँ के डिप्टी सीएम अजीत जो है क्या नाम है, वहाँ के 2 डिप्टी सीएम है, एकनाथ शिंदे, और उन्होंने बहुत मेहनत की है। इसके साथ ही अपोजिशन की तरफ से भी कई सारे इल्ज़ाम लगा जाए। इस पर सबसे पहले जो बयान सामने है वो संजय राउत का है। देखते संजय राउत ने क्या कहा, उसके बाद हम इस पर आगे बात करेंगे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनकर आती है सबको मालूम है। जो बिहार में हो गया वही महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव में हो गया। आप देखिए ना, जिस तरह से विधानसभा में जो नतीजा है वही नतीजे, वही आंकड़े अब नगर पंचायत में आ गए। 120-125 विधानसभा के विधायक उनके चुनकर आए थे। नगर पंचायत के 120-125 में बीजेपी के आ गए। शिंदे के 54 के आसपास विधायक आए थे। इस बार नगर पालिका नगर पंचायत भी 54 आ गई। 40-42 अजीत पवार के आए थे, वही आंकड़ा नगर पालिका में आ गया। वही मशीन है, वही सेटिंग और वही फिटिंग है। नई बात कोई ना, आंकड़े तो बदल दो भाई, आंकड़े तो बदल दो। हाँ, ये लोकतंत्र है क्या? पैसा कितना पानी जैसा बहाया, पानी से भी ज्यादा बहाया, तूफान आ गया पैसों का। मैंने कल भी कहा कि जिस नगर पालिका नगर पंचायत का बजट 25 करोड़ है, वहां 200-200 करोड़ जीतने के लिए खर्चा किया। 10-10 करोड़ लोगों में बांट दिए। कहां से आता है पैसा? ये फडणवीस साहब बता सकते हैं? ये पैसा महाराष्ट्र में कहां से आता है? शिंदे के पास, अजित पवार के पास, आपके पास। हाँ, कौन देता है पैसा आपको? हमको तो कोई देता नहीं। तो आप कहां से लाते हो पैसा? महाराष्ट्र की लूट करके, डकैत करके आपने जगह जगह पर रहमान डकैत रखे हैं पैसा जमा करने के। हाँ, और आप जीतने के बाद रविंद्र चौहान नाच रहे हैं, फोटो देख रहा हूं मैं, नाच लो। ये लोकतंत्र देश का बहुत मजबूत है, एक दिन आपको यहाँ से धक्के मार कर निकाल देगा। थैंक यू। ठीक है। वहीं अभी आपने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान सुना। उन्होंने कहा है कि सब जानते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनती है। बिहार में जो हुआ वही महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव में हुआ है। विधानसभा चुनाव में भी जो नतीजे आए थे वही अब जो है नतीजे यहाँ पे भी देखे गए हैं। क्या ये लोकतंत्र है? पैसा कहाँ से आता है?
महाराष्ट्र को लूट कर आता है। जिस हिसाब से शायद हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के बयान सामने आ रहे हैं, अपोजिशन ये कह रहा है कि यही चीज़ें बिहार में भी की गई थी, यही चीज़ें जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहाँ पे यही चीज़ें की गई थी, अब फिर से यही चीज़ें की जा रही। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है शाहिद कि सुबह में हमने इस पे बात की थी कि सबसे अहम ये रहता है कि बीजेपी अपने छोटे से छोटे चुनाव को बड़ा बनाने की कोशिश करती है। सुबह भी हमने देखा था कि 30 करोड़ का चुनाव था, उसको 150 करोड़ में किया था। रीज़न ये था कि हमने देखा कि महाराष्ट्र के सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जितने भी केंद्रीय वहाँ पे मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, सारे जा कर के वहाँ पे अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे। अपोजिशन की तरफ से जितनी भी पार्टियां हैं उस हिसाब से नहीं देखा जाता है कि इतना उसके लिए प्रचार किया जाता है, इतना हम नहीं देखते हैं कि उसके लिए वोट मांगे जाते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि विधानसभा चुनाव में भी उस हिसाब से वोट नहीं मांगे जाते हैं। जो बड़े लीडर्स हैं अपोजिशन के, उनको वो वहाँ नहीं जाते हैं। तो ऐसी जब इस तरह के रिजल्ट आते तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बहुत क्या बोलते हैं बड़ा योगदान होता है। दूसरी चीज़ ये भी सामने आती है कि जब पार्टी कार्यकर्ता को देश के प्रधानमंत्री अगर सपोर्ट करते हैं, उसके लिए उसको बधाई देते हैं जीतने पे, तो मुझे लगता है कि उसका आत्मविश्वास और बढ़ता है। और फिर जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो वो और ज़मीनी लेवल के नेताओं को जोड़ करके अच्छा काम करता है। लेकिन यहाँ पर इस हिसाब से बोला गया है शिवसेना यूपीटी के संजय राउत की तरफ से कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का पैसा लूट करके की जा रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि विपक्ष उतनी सीटें नहीं ला पा रहा है? देखिए, अगर हम इस पूरे चुनाव में संजय राउत की बात करें तो हमें बेसिकली 2 आंकड़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम देखें तो संजय राउत ने जो बयानबाजी की है, जो आरोप लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी पे ऐसे आरोप लगे हैं। अभी हाल ही में हमने तेलंगाना चुनाव में देखा है कांग्रेस की बढ़त हुई। एक और फैक्टर माना जाता है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है और वहाँ पर कोई बाईपोल इलेक्शन हो या कोई अगर स्थानीय निकाय चुनाव है तो सबसे ज़्यादा उस गवर्नमेंट को, यानी उसके जो आदमी होते हैं, उसको फ़ायदा मिलती है। अब इसमें अगर हम 2 आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी पार्टी खुद को मानती है, इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी सबसे ज़्यादा पैसे वाली पार्टी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, वही अगर हम आपको कर्ज की बात करें तो इसके बाद हम बताएंगे किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि ऑलरेडी संजय राउत ने इसमें पैसे का जिक्र किया है। और इसके पहले भी अभी उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ईवीएम के साथ साथ उन्होंने मेंशन किया कि जहाँ पे जिसकी संख्या पिछली बार थी वही सेम वो इतना ही लोग जीत कर आए हैं, थोड़ा सा आगे पीछे आप कर देते हैं, ऐसा संजय राउत ने कहा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें कहा गया है कि साल 2010 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए जो भारत पे कर्ज थे वो साल 2024 में बढ़कर लगभग 172 लाख करोड़ रुपए हो गए। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, खुद ये बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया था। तो आप समझे कि जहाँ पे देश पे कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है, तो वही कांग्रेस पे, अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे, हालांकि बीजेपी अभी बहुत ही कम वक्त ही रहा उसको देश पे अपनी सरकार चलाते हुए, मुश्किल से 11 से 12 साल अब होने वाले हैं। लेकिन जहां कांग्रेस 60 साल इस देश पे उन्होंने राज किया, लेकिन उसके पास जो पैसों का आंकड़ों की बात करें तो बेहद ही कम है। अब आप समझे कि एक तरफ देश पे कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ बीजेपी के पास पैसे पे पैसे। अभी हमने बताया कि जहां आपको साल 2010 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए देश पे कर्ज थे, वही 2024 में लगभग 172 लाख करोड़ रुपए हो गए। अब अगर हम बीजेपी की बात करें तो जिस तरीके से अभी संजय राउत ने भी कहा है कि सबसे ज़्यादा उसके पास पैसे हैं बीजेपी के पास, क्योंकि आमतौर पे चुनाव में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च भी होते हैं। और अभी आपने कहा कि पैसे किस तरीके से जो बीजेपी के छोटे भी कार्यकर्ता वो मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देखा जाता है आम तौर पे भी कोई भी छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, डोर टू डोर जाकर बीजेपी के एक कार्यकर्ता वहाँ पे मिलते। हमने ये भी देखा है कि जहाँ पे लगता है कि बीजेपी वहाँ पे हार सकती है, वहाँ पे उसकी कितने भी बड़े पदाधिकारी हो, नेता हो, वो वहाँ पे हर गली मोहल्ले जाकर वहाँ पे वो अपनी चुनाव कैंपेनिंग करते हैं। ये भी देखा जाता है बीजेपी में कि महिला मोर्चा उसकी बहुत ही मजबूत है और महिलाओं के वोट साधने के लिए वो खास तौर पे इन सब चीज़ों का इंतजाम करती है। लेकिन अभी जिस तरीके से हमने कुछ राज्यों में देखा कि वहाँ पे बीजेपी की बढ़त हुई है। आपको बता दें कि खुद लोकसभा में एक घोषणा की गई थी, उसमें ये बताया गया था क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान सारे सरकारी जो पार्टियाँ हैं उनको अपने पैसे उसके पास कितनी है वो बताने ज़रूरी होते हैं। द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी है, उसमें बताया गया है कि लोकसभा चुनाव में 2024 में 23 और 24 के दौरान 1754.06 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो 2023-22-23 में खर्च किए गए
1092 करोड़ रुपए की तुलना में 60% की भारी वृद्धि, मतलब ज्यादा है। अब आप समझे कि बीजेपी किस तरीके से पैसे ज्यादा खर्च कर रही है। वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2023-24 के दौरान मात्र 619.67 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2022 और 23 में यह आंकड़ा 192.5 और 6 होता है। यानी आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी में जो है कैसे करोड़ों रुपए का फर्क होता है, जो कि कांग्रेस ने कई सालों तक इस देश पे राज किया, उसके पास महज 2 से 3 डिजिट का पैसा होता है। वही बीजेपी की बात करें तो 4 से 5 डिजिट आपके पास पैसे पहुंचते, तो कैसे करोड़ों रुपए का फर्क। तो वह इसी चीज पे संजय राउत ने अपनी बात रखी है कि किस तरीके से अगर बीजेपी सरकार बना रही है, बीजेपी जीत रही है, तो सबको पता है कि बीजेपी के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे भी आपने अजीत पवार का जिक्र किया, एकनाथ शिंदे का जिक्र किया, देवेंद्र फडणवीस को भी लगातार बधाइयां मिल रही हैं कि इसमें उनकी एक अहम भूमिका रही है। वही आपको बता दें कि इस पूरे सत्तारूढ़ गठबंधन में राज्य में 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव में स्थानीय निकाय में 207 अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया, यानी बीजेपी की तरफ से 208 पे कब्जा जमाया गया है। वही अगर हम विपक्षी महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महज उन्होंने 44 सीटों पे अपनी कब्जा जमाए हैं और 44 सीटों पे वो सिमट गए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरावगी, उन्होंने एनडीए और बीजेपी की जीत पे बधाई देते हुए उनका बयान सामने आया है। तो आइए हम सुनते हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से जीत हुई है बीजेपी की, तो इस पूरे मामले में संजय सरावगी ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। और अरुणाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, विपक्ष का सुपराई साफ हो गया, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है विपक्ष। वहां 245 सीट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हैं, उसमें 238 सीट जो है एनडीए को मिली है। अखिल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 170 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। और ग्राम पंचायत के चुनाव में 8161 सीट में एनडीए को 7944 सीट मिली और भाजपा को अकेले 6085 सीट जो है मिली है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जनाधार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का बढ़ रहा है। तभी तो नगर निकाय चुनाव हो कि ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए आ रही है। एक तरफा माहौल देश में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है। प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, चाहे उनकी आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, और जो आम आवाम के लिए जो है जनउपयोगी काम हो, तो आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनाधार बढ़ रहा है। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने असम को पूर्वी पाकिस्तान में जाने दिया होता, एक साजिश रच रही थी। ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने। कांग्रेस की जो नीतियां रही थी शुरू से ही, वो देश हित में नीतियां नहीं रही। चाहे असम का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, केवल एक परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए और देश के हित की नीतियां। नहीं तो आज धारा 370 किसकी देन थी? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व धारा 370 समाप्त की गई। आज असम में जो या बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जितनी भारी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, वो कांग्रेस की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि पूर्वी असम के बारे में जो कहा है, कांग्रेस की कभी भी नीति देश हित की नहीं रही। वो हमेशा से कैसे एक परिवार को आगे बढ़ाया जाए, एक परिवार को महिमा मंडित किया जाए, यही नीति कांग्रेस की रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के वहीं अभी आपने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुना, इसमें उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में बीजेपी का सपोर्ट बेस बढ़ रहा है। यही वजह है कि चाहे नगर पालिका चुनाव हो, ग्राम पंचायत चुनाव हो या जिला परिषद चुनाव हो, एनडीए और बीजेपी हर जगह जीत रही है। पीएम मोदी के बयान पर उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी बिल्कुल सही थे। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से जो नीतियाँ अपनाई वो देश के हित में नहीं है। चाहे वो असम का मुद्दा हो या जम्मू और कश्मीर का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा एक खास परिवार को बढ़ावा देने और
उसका महिमा मंडल करने के लिए। शायद अभी आपने एक आंकड़ा सुनाया था जिसमें ये बोला गया था कि चुनाव के दौरान कितना खर्चा होता है। अभी हाल ही में बिहार का चुनाव गुजरा है, हमने बिहार चुनाव में देखा कि कितने चॉपर्स और कितने हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं और एक एक घंटे का कितना उनका क्या बोलते हैं एक खर्च है, जो बजट फेयर है, 3 है, लाख, किराया 4 कितना लाख है, रुपए। ठीक है, एक एक घंटे का कितना किराया। अब अगर ये सारा पैसा पार्टी फंड में ही आता है और पार्टी फंड में जो पैसा आता है उसका कोई भी इनकम टैक्स या कुछ वो नहीं देना पड़ता। तो आप ये भी देखिए कि एक तरफ जब हम सबकी सैलरीज आती हैं, आम इंसान की सैलरी आती है या वो कुछ खरीदने जाता है तो वहाँ पे उनसे टैक्स लिया जाता है, ठीक है, इनकम टैक्स के ज़रिए, हाउस टैक्स के ज़रिए लिए जाता है। और उसके बाद जब इन नेताओं के लिए कोई भी ऐसा पर्व आता है, पर्व मीन्स कहीं पे भी इलेक्शंस होते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि उन लोगों को कोई भी उसका जवाब नहीं देना पड़ता। तो इसके लिए जनता को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, यही पैसा अगर आप थोड़ा कम खर्च करके वो जनता के लिए सहूलत दे दें, क्योंकि जनता के ही पैसों से आपको फंड मिल रहा है ना। अगर जनता किसी फैक्ट्री में काम करती है, उस कंपनी से आपने फंड लिया है, उस फंड में कोई भी आप टैक्स नहीं देंगे, डायरेक्ट पैसा आपके पास आएगा, पार्टी फंड के जरिए आपके पास आता है, पार्टी फंड के जरिए आपके पास आएगा, आप वो पैसा अपने कार्यकर्ताओं को दे सकते हो, उसमें भी कोई भी टैक्स या कोई भी आपको एक क्या बोलते विवरण नहीं देना पड़ेगा। सबसे सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतना सारा पैसा आपके पास आता है, चाहे वो, मैं बीजेपी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी पार्टियां हैं इस देश में, चाहे वो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इंसान एक पार्टी खोल के बैठ जाता है, एक पार्टी बना लेता है, उसका एक भी एमएलए या एक भी एमपी नहीं होता है, उसको पार्टी की उपलब्धि मिल जाती है, पार्टी चुनाव चिन्ह मिल जाता है उसको। सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम कोई पार्टी बना रहे हैं तो एक कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जहाँ पे आपके पास कुछ एमएलएज होने चाहिए, कुछ एमपीज होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि कहीं पे भी कोई भी खड़ा होकर अपनी पार्टी बना लेता है, किसी पार्टी से निकाले गए या वहाँ पे टिकट नहीं दिया गया, दूसरे पार्टी में आप शामिल नहीं हो सकते, तो आपने एक पार्टी बना ली। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जनता का पैसा आप यूज़ करें, लेकिन उस जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ बात अभी आपने कहा कि जो जनता के पैसे से पार्टियां अभी पैसा ज़्यादा ले रही हैं, तो सिर्फ बात पार्टियों के पैसे की नहीं है। हम आमतौर पर देखते हैं कि हर इलेक्शन में उम्मीद से ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। जो चुनाव में ब्यौरा देना होता है कि आपको एक लिमिटेशन होता है हर चुनाव में, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो, पार्लियामेंट्री चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, सबके एक महदूद दायरा है कि आप इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। लेकिन यकीनन अगर गौर करें तो वही चीज़ कभी नहीं है। अगर यकीनन इस पर गौर करें तो कभी भी नहीं। आपको तो ये होता है कि आप गाड़ियाँ कितनी आप रैली में निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी उम्मीदवार की अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो किसी भी एक छोटा मोटा भी अगर कोई उम्मीदवार, तो उसके साथ कम से कम 25 से 30 गाड़ियाँ तो एक साथ चल रही हैं। तो क्या वहाँ के लोकल प्रशासन को ये चीज़ नहीं पता? सबको पता होती है। लेकिन अभी आपने कहा कानून की बात, तो ये कानून लाएगा कौन? ये कानून तो वही लोग बना रहे हैं जिनको जनता अपनी मत से चुन कर पार्लियामेंट भेजती है। एक चीज अभी आपने बोला कि एक अगर कोई पार्टी का कैंडिडेट अपनी रैली निकाल रहा है तो वहाँ पे उसके साथ 25 से 30 गाड़ियाँ चल रही हैं। बाद में जब उन पे कोई कार्रवाई होगी अगर या होती है तो ये बोला जाता है कि ये लोग अपनी गाड़ियों से हमारे साथ आए थे, ये हमारे चाहने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं, हमने इनको इनवाइट नहीं किया था। तो ये भी चीज़ें उन्हीं के ऊपर मर दी जाती हैं। हालांकि ये भी देखा जाता है कि पेट्रोल का पैसा, गाड़ी के पैसा सब नेता की तरफ से दिया जा रहा है। नहीं, देखिए इसमें एक और चीज़ है कि सिर्फ अगर हम नेताओं पे दोष मढ़े, सारे चीज़ों की गलती अगर नेताओं पे दे तो नहीं, ऊपर से अगर हम शुरू करें नहीं, लेकिन आम जनता को भी तो सोचना चाहिए। जो उम्मीदवार अगर करोड़ों रुपए लगाकर टिकट खरीदता है, ऐसा हमारा एलिगेशन नहीं, खुद लोग कहते हैं कि अक्सर कई पार्टियों में देखा जाता है कि उम्मीदवार टिकट खरीद कर लाता है। जो उम्मीदवार करोड़ों रुपए में टिकट खरीद कर लाता है, उसके बाद वोट पाने के लिए अगर करोड़ों रुपए वो जनता को देता है, तो क्या वो जीतने के बाद वो सबसे पहले अपना विकास करेगा या अपने क्षेत्र का विकास करेगा? तो गलती तो दोनों की है। अगर आम जनता पैसा लेना छोड़ दे, क्योंकि ऐसा हमेशा एलिगेशन लगते रहा है कि कुछ चुनाव से 1 से 2 दिन पहले पैसा का सबसे ज़्यादा बंटवारा होता है, और हमने कई मामलों में देखा भी है कि कुछ लोगों की, नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई है, खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट ऐसे आए हैं। तो अगर वो सब चीज़ें बंद हो जाए, जनता जो उम्मीदवार अगर उसके दरवाजे पे पैसे लेकर जाए, अगर उसको वहाँ से वो भगाना शुरू कर दे, तो शायद ये जो पैसे के जो मामले, जो आंकड़े हैं, वो कम पड़ जाए और सच में क्षेत्र में विकास होने शुरू हो जाए। अभी आपने कहा कि किस तरीके से आमतौर पे आप पार्टी बना लो, पार्टी फंड के नाम पे आप पैसे, ब्लैक मनी वहाँ पे आप लाते हो, जनता के बीच वाइड करते हो। लेकिन सिर्फ पार्टी के पैसों की बात नहीं है। अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से
कोई भी पार्टी के बड़े नेता हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, आम जनता के खून पसीने के पैसे के टैक्स भरे हुए पैसों से वो किस तरीके से राज कर रहे हैं, वो किस तरीके से हवाई सफर हो या बड़े बड़े दूसरे देशों में घूमना, वो सब कर रहे हैं। लेकिन आम जनता का क्या, अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पे वीडियो काफी वायरल हुआ था कि किस तरीके से महज 200 के आसपास एक पद है, वहां पे वैकेंसी के लिए कैसे हजारों लोग वहां पे परीक्षाएं दे रहे हैं। तो ये चीजें चलती आ रही हैं। लेकिन अभी आपने कहा कानून की बात, तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या वो लोग अपने ऊपर ऐसा कानून लाएंगे जो कानून उनके लिए कटघरे खड़े कर दे। अभी हम बीच में काफी मामला चला था पेंशन को लेकर। अभी भी हम देखते हैं कि अगर कोई एक दिन नहीं, अगर सिर्फ 1 घंटे के लिए विधायक बन जाए तो पूरी जिंदगी वो पेंशन उठाता है। तो क्या आप तो जो अब सर्विस में हैं, सरकारी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, आप अक्सर देखा जा रहा है कि अब सरकारी चीजें आप कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहे हैं, अब प्राइवेट के पास जा रहा है, तो क्या आप सबसे पहले उन नेताओं पर या अपने गिरबान में झांकेंगे कि अब हम सबसे पहले उनकी पेंशन बंद कर दें जो पहली बार विधायक बन रहे हैं और पूरी जिंदगी उनकी नस्लें, जो जनता के आम पैसे है, जो चप्पल जिनके टूट जा रहे हैं कमाते कमाते, आपने हवाई जहाज से, माफ कीजिएगा, हवाई चप्पल से हवाई जहाज सफर तक का आपने सपना दिखाया था, लेकिन यकीनन अब लोग हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। लेकिन ये वो लोग सफर नहीं कर रहे हैं जिनको आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। आज भी उन्हीं के पसीने के पैसे से, आज भी उन्हीं के टैक्स के पैसे से आप राज कर रहे हो। तो आप जिनकी पेंशन में कटौती करना चाहते हो, तो पहले आप अपने जो आपके नेता है, आप कुछ ऐसा बिल लाओ ना कि हाँ, अब उन नेताओं के हम पैसे काटने शुरू करेंगे कि जो एक बार चुनाव हार चुके हैं या फिर चुनाव जीत चुके। तो आप तो कोई भी एक सांसद हो, एमएलए हो, एमपी हो, एमएलसी है, कोई भी एक बार चुनाव जीतने के बाद आप तो पूरी जिंदगी उसको पैसा नहीं रहो। पैसा ही नहीं सिर्फ, बल्कि आप उसके आने जाने का अलग खर्च, रेलवे में अलग आप उसकी कटौती कर रहे हो, टेलीफोन, हर एक चीज के लिए आप सुविधा दे रहे हो। तो आप इस पे भी तो गौर करो। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये कि अभी आपने बताया कि जनता के पैसों का या जनता को खुद ये सोचना चाहिए। वही हम देखते हैं कि कई ऐसी सूरतें सामने आती हैं जहाँ पे अगर जनता को कुछ भी फ्री में दे दिया जाता है तो वो फिर उसके लिए मग्न हो जाती है। बिल्कुल नहीं, फ्री किस चीज़ की, कोई भी गवर्नमेंट अगर पॉलिसी लाती है वो सबसे पहले ये कहती है कि हम फ्री दे रहे हैं। भाई, वो आप तो अपने घर से तो नहीं दे रहे हो, जनता के पैसे हैं, जनता के पैसे से आप टैक्स काट रहे हो, उससे आप चीज़ें बना रहे हो। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो दावा है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। तो आप तो नहीं दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट के पैसे से 80 करोड़ लोग खा रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्या 80 करोड़ आप जिन लोगों को खिला रहे हो, तो आप ये बात मानते हो कि 140 करोड़ की आबादी में अभी भी 80 करोड़ की ऐसी आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे है? आप इसको भी कबूल करना शुरू करो। बिल्कुल, 80 करोड़ आबादी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम उनको फ्री 5 किलो राशन दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये भी सामने आती है कि अभी सुबह भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था एक प्रोग्राम में अपने कि मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े बीजेपी के लीडर हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका बयान सामने आता है आज कि उन्होंने कहा कि जब भी हम चुनावी मैदान में जाते हैं, जब चुनाव का सीज़न आता है तो हम कुछ वादे ऐसे कर देते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाएंगे। जैसे 15 लाख रुपए का, बिल्कुल 15 लाख रुपए वाला वादा हो गया। तो उन्होंने आज ये बात बोली कि हम कुछ ऐसे वादे कर देते हैं जिन पे हम पहले कोई लिखाई पढ़ाई नहीं करते हैं, उस वजह से हम वो वादे पूरे नहीं कर पाते हैं। उसका इल्ज़ाम हमारे पे नहीं लगना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो भी लीडर सामने आके इस तरह का बयान देता तो पब्लिक उस वक्त क्या कर रही होती है? पब्लिक ने आपको चुना है आपके उन वादों की वजह से। अगर आप वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं तो आपको सत्ता की कुर्सी से हट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ये देखा जाता है कि चाहे मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं करूँगा, मैं बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी हिंदुस्तान में कि उनकी सत्ता है, लेकिन जो वादे आप करके आए थे उन वादों को आपने पूरा नहीं किया। उसके बावजूद आप अभी जिस तरह हमने देखा कि अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए चुनाव होता है तो वहाँ पे वही मुख्यमंत्री या वही मंत्री जा करके और वादे करके आते हैं, हालांकि जो वादे आपने पहले इलेक्शंस में किए थे वो वादे आप पूरे नहीं करते। देखिए, अक्सर चुनाव में वादे गंगा में बहाने के लिए किए जाते हैं। अभी आपने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, कम लिखे पढ़े नहीं है। ये भी हम आंकड़ा देखें, अगर ये भी गौर करें तो कोई भी पार्टी हो, हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, उसमें आप रिसर्च कर ले तो अधिक सबसे ज़्यादा आपको नेता ऐसे मिल जाएंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने अभी हाल ही में बिहार में देखा कि किस तरीके से बिहार के इतने बड़े चुनाव, अगर बिहार स्तर पर देखें, विधानसभा का कोई अगर एक विधायक बनता है और वो विधायक अगर अपने शपथ पत्र को नहीं पढ़ पाता है तो उससे सबसे उससे और गंभीर विषय क्या हो सकता है कि जो एक विधायक अपने एक लेटर ना पढ़ पाए। आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई भी औथ लेना होता है, शपथ पत्र लेना होता है, तो ऐसा नहीं कि आपको दिया जाता है, उससे पहले बाकायदा स्क्रिप्टिंग होती है, आपको स्क्रिप्ट पहले दिया जाता है कि आप इस चीज को पढ़े। उसके बावजूद अगर आप औहद के लिए अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप समझे कि आपके क्षेत्र में अगर कोई पीएचडी या कोई बड़ा लिखा अगर कोई लेटर ला दे तो आप क्या पढ़ोगे, क्या करोगे?
किस फाइल पे आप साइन कर रहे हो आपको ये भी नहीं पता होगा। तो ये पूरे, अगर हम देश में सिर्फ बिहार की बात नहीं, तो कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा कि हम लिखे पढ़ते नहीं, तो आमतौर पर ऐसे नेताओं की चीजें सामने आती हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कई ऐसे नेताओं के विवादित बयान भी सामने आए जिसमें समझ में उनको खुद नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये चीजें बिहार, माफ कीजिएगा, पूरे भारत के सियासत में चलती रही है। लेकिन हम देखते हैं कि एक छोटा सा कोई भी अगर वैकेंसी होती है तो बाकायदा उस पर क्राइटेरिया मांगा जाता है कि आपको कम से कम 12th या BA ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन अभी तक पॉलिटिशियन में ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि बस इसमें एक ही चीज़ लिमिट है कि आपकी एज 25-30 ऐसी होनी चाहिए। तो आप समझे कि जहाँ पे एजुकेशन के लिए अगर क्वालिफिकेशन ना मांगी जा रही हो और वो नेता अगर जीत कर उन लोगों पर राज करे जो इतने मतलब खून पसीने बहाकर पढ़ रहे हैं, तो आप समझे कि ऐसे नेताओं के तो ऐसे बयान आने या फिर वादे करने तो कोई बड़ी बात है नहीं। बिल्कुल सही, जिस तरह से आपने बोला कि हर चीज़ में आपका एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन जहाँ पे नेतागिरी की बात आती है वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं होता। वहाँ पे आप पैसा लगा के चुनाव लड़िए और चुनाव जीत जाते हैं, तो आपके साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और कई ऐसे लोग हैं, और सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग उन्हें वोट कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती वही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है कई लोग जो है हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि तो आप लोग इस तरह के बयान, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि जो लोग उनको वोट कर रहे हैं वो भी उस जुर्म में उतने ही दोषी हैं जितना वो इंसान दोषी। उसने तो अपनी बात कही, उसके बाद आप जा कर के उसके लिए वोट दिया। हमने अभी बिहार का चुनाव देखा। बिहार चुनाव में एक JDU के लीडर जो कि बाहुबली माने जाते हैं वो जेल चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो जीत जाते हैं। वहाँ पे उनको जिताने के लिए केंद्रीय मंत्री भी जाते हैं कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है उनको जिताना। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक नेता की अश्लील वीडियो वायरल होती है जहाँ पे वो उल्टे सीधे कपड़े पहन करके किसी को कुछ बोल रहा होता है, और भी कई वीडियोज़ वायरल होती हैं, लेकिन वो भी जीत जाता है। तो आप ये देखिए कि इस देश में सिर्फ मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह शाहिद ने बोला है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद वो जिस पे हुआ है वो चुनाव जीता है। तो ये सिर्फ उसकी गलती नहीं, ये गलती उन लोगों की भी है जो लोग उसे जिता रहे हैं, जो लोग उसे संसद में या फिर उसमें भेज रहे हैं, विधानसभा में। तो अगर आप सवाल करेंगे तो आप उसी सवाल करेंगे, तो सबसे पहला सवाल तो आप पे ही खड़ा होता है कि भाई आपने ऐसे लोगों को जिता करके क्यों भेजा। अगर ना कोई पढ़ पाता है, किसी की वीडियो उल्टी सीधी वायरल होती है जो कि आप अपने घर पे बहन बेटियों के सामने नहीं देख सकते हैं, उस तरह के वीडियोस किसी के वायरल होती हैं और उसके बाद भी आप उसे वोट करें, तो ये तो हिंदुस्तान, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता अगर इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी तो हिंदुस्तान आगे बढ़ पाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे ज़ात बरादरी के नाम पे वोट दिया जाता है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कौन किस पार्टी से खड़ा हो रहा है या कौन हमारे लिए कितना काम करेगा। सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि हम जब तक ये नहीं सोचेंगे कि जब ये क्या काम करेगा, इसकी जो योजनाएं लेकर के आया है उन योजनाओं पे कितना काम करेगा। अभी हमने देखा हिंदुस्तान के 2024 के चुनाव के बाद से, लोकसभा चुनाव के बाद से हिंदुस्तान के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। उस विधानसभा चुनाव में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, और भी कई जगह पे चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि हमें वोट किसे देना है और जो केंद्र में बैठा हुआ है उसके साथ हमें सरकार बनानी है। सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि वहाँ पे आप उस पार्टी को वोट देते हैं जो पार्टी आपके पास पिछले 5 साल से 10 साल से सत्ता में है, और सत्ता में होने के बाद भी आपका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उससे, लेकिन फिर भी आप उसे वोट कर रहे हो चूँकि ये हमारे जानने वाले हैं, ये हमारे बहुत पुराने नेता हैं। तो पुराने नेता से मुराद ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एजेड हैं, पुराने नेता से मुराद ये कि आप 1 या 2 बार MLA या MP कुछ भी बन चुके हैं। तो सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की जनता जो हरकतें करती है उस पर वो कब समझेगी और उसके लिए उस नेता से सवाल कब करेगा। वहीं अगर आज की दूसरी खबर की तरफ चलते हुए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान दूसरे दिन आज कफ सिरप के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। दौरान उन्होंने CM योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर इशारों में निशाना साधा है। CM योगी ने यहाँ इतना तक कह दिया कि देश के अंदर 2 नमूने हैं। विधानसभा में बिना नाम लिए CM योगी ने कहा है कि जो फोटो रिलीज हो रही है उस पर उन्होंने कहा कि देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और दूसरा लखनऊ में। जब देश में कोई चर्चा होती तो वो तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि आपके बबुआ के साथ भी यही हो रहा है। वो भी फिर से देश छोड़कर इंग्लैंड घूमने निकल जाएंगे और आप लोग यहीं चिल्लाते रहेंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं CM योगी का बयान
उसके बाद हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। 2016 में इसके सबसे बड़े होलसेलर को सपा ने लाइसेंस दिया था। कोडिन कफ सिरप का मुद्दा था नकली दवाओं के कारण होने वाली मौतों का। समय समय पर विभाग इसे लेकर छापेमारी और कार्रवाई करता रहा। शायद जिस हिसाब से हमने देखा, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद दिल्ली से लखनऊ की सियासत में हलचल मच गई। सीएम के बयान के लगभग 10 मिनट के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया है। सबसे पहले देखते हैं उनकी, आप बताइए कि उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि जिस हिसाब से ये बयान दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि इस देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता और एक लखनऊ में, और जब भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी होती तो वो दोनों नमूने कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बयान की बात करें, तो इन्होंने जिस तरीके से विधानसभा में कहा कि कोडिन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मुख्यमंत्री अभी तक किसी के मौत का इंतजार कर रहे थे। दूसरी बात ये कि अब आमतौर पे देखा जा रहा है बीजेपी के अक्सर दूसरे राज्यों में पार्टियां हो या केंद्र में हो, हमेशा ये रहता है विपक्ष पर लगातार सवाल। तो क्या बीजेपी ये चाहती है कि देश से विपक्ष ही खत्म हो जाए? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से इस बार जब पार्लियामेंट शुरू हो गया तो विपक्ष के मुद्दे को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रामा तक कह दिया। तो क्या अब विपक्ष के मुद्दे नहीं रहे, या सत्य में सत्ता पक्ष चाहती है कि विपक्ष कोई रहे ही नहीं? आमतौर पर अगर हम बात करें विपक्ष की, तो किसी भी देश में अगर विपक्ष न हो तो वहां पे लोकतांत्रिक ढांचा है उसको किस तरीके से तोड़ा जाता है, आप पिछले अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखेंगे तो बेहतर पता चल जाएगा। अगर हम पूरे विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो उसमें अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया है, और उन्होंने लिखा है कि आत्म स्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघे। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा, ऐसा अखिलेश यादव ने तंज कसा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र किया है। वही अगर हम आपको बताते कि उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में आज 24,496.98 करोड़ रुपए का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहला अपना अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें खास तौर पे औद्योगिक और ऊर्जा के क्षेत्र के साथ साथ क्षेत्र पर फोकस किया गया है। वही मुख्य तौर पर इस बजट को लेकर कई परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। इसको सरकार तो जाहिर सी बात है इस बजट को अपना बेहतर बताएगी, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि इस पूरे बजट और मामले को लेकर शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। तो आइए सुनते हैं कि पहले शिवपाल यादव ने क्या कहा है, फिर इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। अनुपूरक बजट देख लिया है,
ये बजट को खर्च कर पाते नहीं। अब देखिए जो अनुपूरक बजट आएगा तो ये खर्च नहीं कर पाते, अब सीधा सीधा इनका बंदर बांट होगा। वंदे मातरम पर सर आज चर्चा होगी सदन के अंदर, क्या कहेंगे? सर वंदे मातरम पे भी चर्चा होगी, सरकार कह रही है वंदे मातरम पे जरूर चर्चा होगी, कैसे क्या कहेंगे सर? देखिए ये जो वंदे मातरम है इसे हम सब लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समय उनसे भागना चाहते हैं। तो जब सब लोग इस वंदे मातरम को मानते हैं तो ये जो जितने मुद्दे हैं उनसे भागना चाहती है। सर कोडी मामले को लेकर तो साथ ही आपने अभी शिवपाल सिंह यादव के बयान सुने, उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने आज अपना सप्लीमेंट्री बजट पेश करने पर कहा है कि मैंने उनका सप्लीमेंट्री बजट कई बार देखा है, वो अपने पास मौजूद बजट भी खर्च नहीं कर पाते हैं, वो बर्बाद हो जाएगा। यूपी सरकार द्वारा यूपी विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा करने के बारे में उन्होंने कहा है कि हर कोई वंदे मातरम को मानता है, लेकिन ये लोग ज़रूरी मुद्दों से भागना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले जिस हिसाब से शायद हम बात कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया कि देश के दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता और एक लखनऊ में बैठता, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयान दे चुके हैं दोनों को लेकर के, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर के। क्या इससे आपकी जो अब अगर हम इस पे बात करें सबसे पहले कि जो सिरप था उसको बोला गया 2016 में इसको जो है सर्टिफिकेट दिया गया था, प्रॉब्लम उसमें अभी आई है, तो 2016 में अगर उसको सर्टिफिकेट दिया गया, प्रॉब्लम अभी आ रही है, तो गलती किसकी होगी? अभी मानी जाएगी या 2016 से ही मानी जाएगी? अगर 2016 में उसके सैंपल्स जाते थे और सैंपल सही होते थे, चेक हो, क्योंकि कोई भी दवा या कोई भी सर्टिफिकेट ऐसे नहीं देता। अगर आपकी जितनी भी अच्छी जान पहचान हो, आप जितना भी मोटा पैसा उसको दें किसी भी सरकार को या किसी भी अधिकारी को, तो भी अगर दवा खराब होगी तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि 2016 में जब ये सर्टिफिकेट दिया गया था, उस वक्त ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं आई थी, गड़बड़ी अभी आई है। और उसको लेकर के सीएम योगी शायद अपनी जो वही हाल है जिस तरह से हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट में जब केंद्र सरकार पे कोई आंच उठती है तो उसको कहीं ना कहीं अपोजिशन से जोड़ के देखता है, जिस तरह अभी आपने बोला था। तो अभी वही सीएम योगी यही कर रहे हैं कि उस चीज़ों को 2016 ले जा करके उसके बाद फोटोज़ वायरल करके और माफियाओं का नाम लेके पता नहीं क्या क्या बोल करके उन पे हमला किया जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से जो बयान सामने है, शायद इस पर क्या कहें कि सीएम योगी का कहना है कि इस मामले में कोई भी अपराधी छूटेगा नहीं। देखिए, अगर 2016 का मामला जहां तक योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी तो लगातार कह रही है कि आप इस पे कार्रवाई करो। तो अगर वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो समाजवादी पार्टी क्यों उस पर कार्रवाई चाहती है? दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको आप पब्लिक डोमेन में ले जा रहे हैं, तो वहां पे पब्लिक अब उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है वो तो आपकी गलती नहीं है। अगर उसमें कुछ खामियां आ रही है, जांच रिपोर्ट की जाती है, अगर जांच में कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं, उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है, तो आप पे आएगी वो मामला सामने। जनता उसको कैसे यूज कर रही है वो नहीं। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बताया है कि सरकार ने कोविड मामले में कार्रवाई की है, जिसमें 79 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 225 अभियुक्त नामजद हैं, 78 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, 134 फार्मा पर छापेमारी की गई है, जिसमें उन्होंने आगे ये कहा है कि इसमें जितनी गहराई में जाएंगे घूम फिर कर वही मामला आता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या व्यक्ति चपेट में आता है। तो सवाल ये कि अगर समाजवादी पार्टी का नेता या कोई भी आदमी अगर उससे जुड़ा हुआ नजर आता है तो अभी तक आप चुप क्यों हैं? उन पे बुलडोजर चलाए, कार्रवाई करें, सलाखों को पीछे डालें, जांच बैठाए, तो आप क्या समाजवादी पार्टी के नाम पे आपके जो लोग हैं, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, हम नहीं कह रहे कि वो आपके लोग हैं, तो क्या उन लोगों को आप बचाने का काम कर रहे हैं? अगर 2016 से ये कंपनियां चल रही हैं, उस वक्त से अनियमितताएं आ रही हैं, तो आज साल 2025 है, अभी तक इतने सालों में आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? आपने जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि अभी तक एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है, तो सबसे शर्म आनी चाहिए कि क्या आप अभी तक किसी के मौत का इंतजार कर रहे थे कि आप एकदम बेखौफ होकर यह आंकड़ा बता रहे हैं कि अभी तक इस मामले में किसी की मौत नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी की जहां तक मामला है, आमतौर पर केंद्र सरकार
सरकार हो या राज्य सरकार हो, जब भी कोई मामला घिरता है तो आमतौर पर विपक्ष की बात की जाती है, नेहरू, गांधी, इन सब टॉपिक पे बात की जाती है। अभी अखिलेश यादव ने भी उसी तुक्के को चलने की कोशिश की है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। तो अगर सच में समाजवादी पार्टी के नेता है या किसी भी पार्टी का नेता हो, आप उस पर कार्रवाई करना, योगी आदित्यनाथ ने, तो अगर आप उस पर कार्रवाई करना चाहते हो तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। समाजवादी पार्टी के अड़े हाथों में क्या योगी आदित्यनाथ बचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में वो उनके लोग नहीं है? बिल्कुल सही। जिस तरह से हमने बात की कि 2016 में सर्टिफिकेट मिला था, 2017 में बीजेपी वहाँ चुन के आती है, 2017 से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, उस दौरान ये चीज़ें नज़र नहीं आई। अब ये चीज़ें नज़र आ रही कि ये जो सर्टिफिकेट दिया गया था ये समाजवादी पार्टी के टाइम पे दिया गया था, और बहुत सारे ऐसे फर्म हैं, बहुत सारे ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जो क्या बोले समाजवादी पार्टी के लीडर की तरफ से खाते में पैसा गया था। इस तरह के बयानात देख के मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ बचना चाह रहे। और जो आपने बात की कि सीएम को शर्म आनी चाहिए कि अभी तक उन्होंने बोला कोई मौत नहीं हुई है। इसी साल की शुरुआत में महाकुंभ हो रहा था, जिसका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा था कि महाकुंभ में ये होगा, महाकुंभ में वो होगा। उसके बाद हमने देखा कि महाकुंभ में भगदड़ मचती है। उस भगदड़ के बाद यही योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं और ये कहते हैं, पहले तो मानने को राजी नहीं कितने लोगों की मौत हुई इन चीज़ पे। उसके बाद जब बहुत प्रेशर आता है, ये कहा जाता है कि दिल्ली से उन पे प्रेशर गया था कि आपको आ करके सामने सफाई देनी, तो आ करके कहते हैं 30-32 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं तो वो मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। फिर ये भी चीज़ें सामने आती हैं कि वहाँ पर जो दुकानें लगी हुई थी उसमें जो चश्मदीद लोग थे जो वहाँ पर देख रहे थे कितने लोगों की मौतें हुई, किस तरह से भगदड़ शुरू हुई है, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। अभी तक बताया जा रहा है कि वो पता नहीं कहाँ हैं, या वो अपने घर पे हैं या कहीं और चले गए इसके बारे में। तो इस तरह से चीज़ें अगर योगी आदित्यनाथ पे कोई ये पहला वो नहीं कि उन्होंने कहा है कि कोई मौत नहीं हुई है। इससे पहले हमने कुंभ में देखा, जो कि आपने बोला था हमारा आस्था का केंद्र है, आस्था के केंद्र में भी आपने जो है सत्य जो चीज़ें थी उसको जाहिर नहीं होने दिया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपने उसका दोष जो है क्या बोलते किसी और पे मर दिया। फिर ये भी उसमें कई बीजेपी लीडर की तरफ से यूपी के ये बयान दिए गए कि जो भगदड़ हुई थी किसी और वजह से हुई थी, वो बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा एक और रिसर्च होती है, जिस रिसर्च में ये सामने आता है कि जितनी बताई गई थी उससे 2 गुना मौतें हुई हैं। तो एक सामने सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ जिन्होंने आज एक बयान दिया कि उसमें कोई भी मौत नहीं हुई है, उसके बाद फिर ये भी चीज़ें सामने आती हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बाहर बयान देते हैं झूठ बोल के, उसी तरह क्या फिर से ये कोई क्या बोलते हैं विधानसभा में ऐसा बयान देंगे जिसका सर पैर ही न पता चले। कभी कभी बीजेपी के लीडर्स का हम हमेशा ये बात करते हैं, कुछ बीजेपी के लीडर्स ऐसे होते हैं, बड़े लीडर्स, जिनसे आप सवाल कुछ करो वो जवाब कुछ और दे के निकल लेंगे, उसके बाद आप अपना सवाल ही भूल जाएंगे कि हमने सवाल क्या पूछा था। इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो अभी राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से जहरीली हो चुकी हवा से लोगों का सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। हालात दिन प्रतिदिन और भी ख़राब होते जा रहे हैं। ख़ासकर इस पर लगाम लगाने के लिए तमाम कवायदें की गई हैं, लेकिन अब तक कोई भी कारगर साबित होती नहीं दिख रही है। प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश करने के लिए सरकार ने ग्रेड 4 की पाबंदी लागू कर दी, जिसके लागू होते ही सभी निर्माण कार्य मतलब जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो सारे रोक दिए गए हैं, जिसका सीधा असर उन हज़ारों दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है जिनकी रोजी रोटी ईंट, सीमेंट और कुदाल से चलती थी। दिल्ली के नाकों पर खड़े मजदूर आज काम नहीं, सिर्फ उम्मीद और मायूसी लेकर लौट रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनके सहायता की घोषणा की है, लेकिन सवाल उन लाखों और जो सिस्टम से बाहर हैं उन पर है। हर तरह के कंस्ट्रक्शन कार्य पर रोक लगा दी गई है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को भुगतना पड़ा। इसी बीच हमने देखा कि दिल्ली के मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ कंपनियों को हमने नोटिस दिया था, वो कंपनियां वर्क फ्रॉम होम करने को राजी नहीं हो रही हैं, अब उन पे हम एक्शन लेंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं सिरसा का बयान, उसके बाद हम इस पर आगे बात करेंगे। दिल्ली के अंदर एक्सटेंसिव ड्राइव चल रही है। जितनी पोल्यूटिंग फैक्ट्री है हमने आइडेंटिफाई की हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उन प्रॉपर्टीज को सील किया जाएगा। उन ऐसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को सील किया जाएगा, उनको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। अब कोई चांस नहीं, बहुत उनको चांस दिए जा चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए आज से उनको सीलिंग के प्रोसेस में सील करने का काम किया जाएगा। दूसरा, जिन इंडस्ट्रीज ने OCEM के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया, 31 तारीख लास्ट थी, अगर उनकी भी कार्रवाई अभी तक उन्होंने नहीं अपना अप्लाई किया होगा तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताना
रोज कमाकर खाने वाले ये लोग अचानक पूरी तरह बेरोजगार हो गए। अभी हमने सिरसा का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने कुछ कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए बोला था, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। अब इस पे उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शायद सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि उन मजदूरों के पास ना काम है, ना आमदनी और ना ही भविष्य की कोई राह सही दिख रही। सरकार ने जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है और अधिकारियों द्वारा इस पर अमल भी किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन दिल्ली में लाखों की संख्या में ऐसे भी मजदूर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें ना तो प्रक्रिया की जानकारी है और ना ही कोई मार्गदर्शन मिल रहा है। ऐसे में ये मजदूर खुद को पूरी तरह अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। शायद सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है, अभी हमने शुरू में पहली न्यूज़ जो ली थी उसमें हमने पार्टी के पास जो पैसा होता है उसके बारे में जिक्र किया। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई कि लोग दिल्ली में काम करने या किसी और राज्य में काम करने के लिए जब जाते हैं तो वो किसी मजबूरी के तहत जाते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि खुशी खुशी अपना घर छोड़ रहा होता है, वहाँ पे जॉब्स नहीं होती, वहाँ पे उस तरह का काम नहीं होता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि आपके पास इतना पैसा होने के बावजूद आप चुनाव में चॉपर से सफ़र करेंगे जिसका 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए किराया होता है, घंटे का 2 घंटे का। उसके बाद ये जो ज़रूरी लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हम ये देखते हैं कि अभी अगर काम सारा बंद हो गया तो अब जब काम खुलेगा तो ये दिन रात काम करके उसकी भरपाई करेंगे। सबसे पहला तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, तो वो अब आगे क्या करेंगे। देखिए, सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी क्या रोजगार देने की गारंटी देती है या रोजगार छीनने की गारंटी। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद विपक्ष मनरेगा का जब से नाम बदल रहा है उसमें भी 60 दिनों का कैसे टर्म रखा गया, आपको बेहतर पता है, पूरे देश को पता है। अभी अगर हम दिल्ली की बात करें तो आप समझे कि पॉल्यूशन का जहां तक मामला है, इसके पिछले साल भी पॉल्यूशन का मामला रहा। यही बीजेपी जब उस वक्त सत्ता में नहीं थी तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर लगातार उन्होंने आरोप लगाया, सड़कों पर उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन अब जब बीजेपी दिल्ली में गवर्नमेंट चला रही है, वो हुकूमत कर रही है, तो अब पॉल्यूशन के मामले में जब घिरती हुई नजर आ रही है तो फिर से वही उसने अपनी रणनीति अपनाई है और वो आम आदमी पार्टी पे ऐसा क्लेम करना शुरू कर दिया कि दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ऐसी कर रही है। मैं रोक रहा हूँ, अभी भी एक बयान सामने आया था जिसमें यह कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि ये सारा किया धरा केजरीवाल का है। अगर केजरीवाल सही से लेके चीज़ों को चलते तो शायद आज जो हमें दिन देखना पड़ा वो नहीं देखना पड़ता। हालांकि वहाँ दिन नज़र ही नहीं आ रहा है, सूरज ही नहीं निकल रहा है, रोशनी नहीं आ रही बाहर। दूसरी चीज़ सबसे अहम ये खड़ी होती है कि आप जब अभी आपने जिक्र किया कि आप जब सत्ता में आए थे तो आप उन्हीं सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आए थे, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए आप आए, लेकिन आपने अभी तक उन चीज़ों पे काम ही नहीं किया। आपने अभी तक सिर्फ अपने विभाग बांटते रहे, आप जो है और सारे काम करते रहे, लेकिन जो मेन मुद्दा था पॉल्यूशन का उस पर आपने कोई काम नहीं किया। अब आप आके ये कह रहे हैं कि इसमें इसकी सारी गलती जो है वो विपक्ष की है। बीजेपी के अंदर अभी हमने जिस तरह बात की, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हों, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार होती वहाँ अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसको विपक्ष पे मर दिया जाता है। मतलब हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें भी विपक्ष का ही हाथ रहता है। देखिए, हमने देखा कि दिल्ली में जब एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा था उस वक्त कैसे संसद में गलत आंकड़े पेश किए गए थे। मंत्री तरफ से बताया गया कि दिल्ली में पॉल्यूशन का इतना खतरनाक मामला है नहीं। हमने देखा कि उसके पहले भी लगातार एक्यूआई को लेकर सवाल खड़े करते रहे। अभी आपने जिस तरीके से कहा, हम इसमें बताया कि मंत्री सिरसा ने कहा है कि आपके लोग यानी आम आदमी पार्टी के लोग जगह जगह कूड़ा जला रहे हैं। अब बताइए कैसा तर्क है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पे एलिगेशन लगाया कि वो जगह जगह कूड़ा जला रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। मंत्री ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि वो लोगों को रोके। अब आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली में अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कूड़ा कटकर जला रही है तो फिर लखनऊ में कौन कर रहा है? इसका मतलब बीजेपी के लोग खुद कर रहे हैं। लखनऊ में हमने देखा किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट को सिर्फ वहां की अब वो हवा सही नहीं थी उसकी वजह से मैच को रोका गया। तो मंत्री तो पहले इस चीज को खुद क्लियर करे कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कूड़ा जला रही है, लोगों को परेशान कर रही है, तो फिर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, लखनऊ में कौन कूड़ा जला रहा है? तो क्या वहां पे भाजपा के लोग खुद ही कूड़ा जला रहे हैं? तो ये तो बेबुनियाद आरोप है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में स्थिति बनी हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी वहां पे लोग परेशान है। और सरकार की बात करें तो सरकार ने जो अभी तक कदम उठाया है उस कदम से जनता बिल्कुल नाखुश नजर आ रही है। बिल्कुल सही। और साथ ही अगर हम उन मजदूरों की बात करें तो उन मजदूरों का यह कहना है कि हमारा कोई भी मार्गदर्शक नहीं कर रहा है। मार्गदर्शन करने के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। बीजेपी जो कि हर बार हम देखते हैं चुनाव में अपने जो कार्यकर्ता होते हैं सबको लगाती है, तो उन जगहों पे जहाँ पे नाकों पे जहाँ पे लेबर्स खड़े होते हैं, जो लेबर रजिस्टर्ड नहीं है वो किस तरह अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे,
किस तरह उन्हें 10,000 रुपये मिलेंगे या उनकी जो ज़िंदगी है वो आगे चलेगी, उस पर भी हमें लगता है कि बीजेपी को आगे आकर के लोगों को बताना चाहिए और ये जो अपनी योजना इसके बारे में समझाना चाहिए। इन मजदूरों की एक ही मांग है कि सरकार गैर रजिस्टर्ड मजदूरों के बारे में भी सोचे। उन्हें नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन कहाँ और कैसे कराना है। राजधानी दिल्ली में लाखों ऐसे मजदूर हैं जो सिस्टम की जानकारी के अभाव में सहायता से वंचित रह जाते हैं। इनकी अपील है कि सरकार उन्हें भी रजिस्टर्ड मजदूरों की तरह सहायता राशि दे, यानी जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है वो दे, ताकि कम से कम वो और उनका परिवार भूखे ना सोएं। इसी बीच बिहार के भागलपुर और मोतिहारी से आए राजमिस्त्री संतोष कुमार शाह और तस्लीम ने बताया कि वो रजिस्टर्ड मजदूर थे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन 2 महीने पहले ख़त्म हो गया और वो रिन्यूअल नहीं करा पाए। अब सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है शायद कि इस तरह के लोग जो होते हैं उनका रिन्यूअल नहीं हुआ है, अब वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट को बताना चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल वाली चीज़ें हैं वो भी शुरू करनी चाहिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स और आज की जो खबरें थी उससे रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ हमारा हिंदी समाचार लाइव का प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।